Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था मोस्ट कॉमन रेटिंग्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एट डिस्ट्रीब्यूशन एंड, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी कौन कौन से पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते, रेटिंग मोस्ट कॉमन उसमें कौन कौन सी है, बराबर। अभी देखो जो मोस्ट कॉमन हमारी रेटिंग्स है उसमें से हम कैलकुलेशंस करते हैं कुछ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 MVA का एक पावर ट्रांसफार्मर है, मान लो मेरे पास इधर एक 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है, अभी हम इधर लेते हैं 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर और मेरा 22/11 kV का फीडिंग है, मतलब 22 kV की केबल मेरे पास आई हुई है और ये मेरा 22 kV का एक ट्रांसमिशन साइड का ब्रेकर है जहाँ से मेरी बस मतलब उनका जो 220/22 का स्टेशन रहेगा और 22 kV के फीडर्स निकलेंगे, वहाँ से एक फीडर मेरे पास आया हुआ है, ये मेरा 22 kV का इनकमर ब्रेकर है और 22/11 का मेरा एक रिसीविंग स्टेशन है। इस स्टेशन में 22/11 का है रेटिंग है, ठीक है, और 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर डाला हुआ है। तो अभी इसका फुल लोड कैपेसिटी क्या रहेगा 10 MVA का 22 kV साइड में, मतलब प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड अगर मैंने बोला तो प्राइमरी साइड में उसका फुल लोड कैपेसिटी क्या रहेगा 22 kV साइड में, और सेकेंडरी साइड में क्या रहेगा वो अभी हमें कैलकुलेट करना है, बराबर। तो प्राइमरी साइड में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरा फुल लोड कैपेसिटी मेरा कैलकुलेट करना है इन एम्पियर, बराबर। फुल लोड करंट इसका वो कितना ड्रॉ करेगा एम्पियर में, तो करंट मुझे चाहिए, करंट आई चाहिए, तो फिर मेरा कैसा रहेगा MVA डिवाइडेड बाय √3 इंटू बेस KV, बराबर। MVA डिवाइड बाय √3 इंटू बेस KV। तो कितना MVA का पावर ट्रांसफार्मर है 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है, डिवाइड बाय √3 इंटू बेस KV कितना है मेरा 22 kV साइड में चाहिए, तो 22 इंटू 10⁻3, मतलब 10⁻3 ये कट हुआ, इधर 10⁻3 आया, तो आपका रहेगा 10,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 22, बराबर। तो इतना वो ड्रॉ कर सकता है इसके प्राइमरी साइड में, ठीक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 22, तो ये मेरा आ रहा है इधर 262.43 एम्पियर। अभी देखो ये मेरा फीडिंग कौन सा है, ये मेरा 22/11 kV का फीडिंग है, तो 11 kV साइड में मुझे निकालना है। 11 kV मतलब सेकेंडरी साइड में मेरा क्या करंट रहेगा, तो वो रहेगा 262.43 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 कैसे आया, क्योंकि आपका जो रेशो है V2/V1 इज इक्वल्स टू N2/N1 इज इक्वल्स टू I1/I2, इस रेशो से आया। तो V2 कितना है 11 kV है, V1 कितना है 22 kV है, करंट कितना आया मेरा, बराबर, ये 10⁻3 आएगा, kV है तो वो कट हो जाएगा, बराबर। और करंट कितना आया 262.43, ये प्राइमरी साइड में, तो I2 मुझे चाहिए, तो 11/22 मतलब 262.43 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरा I2 बन जाएगा। तो यही आपका फैक्टर है। तो 22/11 kV रहेगा तो फैक्टर रहेगा 2, और 33/11 kV रहेगा तो फैक्टर रहेगा 3, बराबर। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कैलकुलेशन आपने आपके करिकुलर जो भी आपका एकेडमिक्स रहता है उसमें किए हुए हैं और आपने ये सब सीखा हुआ है। तो सेकेंडरी साइड में मेरा करंट आया 524.86 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 525 एम्पियर। मतलब इस 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर अपने 11 kV साइड में 525 एम्पियर तक करंट ड्रॉ कर सकता है और 22 kV साइड में 262.43 एम्पियर करंट ड्रॉ कर सकता है, मतलब 263 एम्पियर तक वो ड्रॉ कर सकता है। ये इसका 100% लोडिंग हुआ, बराबर। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी जो भी करती है तो वो जो केबल रहता है वो 80% लोडिंग में चलाती है, और ट्रांसफार्मर 100% में चलाया तो भी चलता है, 80% में नहीं चलाया 100% में आपका पावर ट्रांसफार्मर चला तो भी चलेगा। ऐसा क्यों, वो हम सब अभी डिस्कस करते हैं। 10 MVA का आपको समझ में आ गया, ऐसा ही 16 MVA के लिए
20 MVA के लिए, 25 MVA, 35 MVA सब के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। इसका एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ फिर भी, लेकिन इसका कैलकुलेशन आप अभी कर सकते हैं। 10 MVA का किया वैसा ही आपको करना है और सबके लिए करना है। 22 kV फीडिंग रहेगा तो 10 MVA के लिए क्या, 16 के लिए क्या, 20 के लिए क्या, 25 के लिए क्या और 35 के लिए क्या। वैसा ही 33 kV फीडिंग रहेगा तो फिर क्या, तो 11 kV साइड में जो आपके रीडिंग्स है वो तो सिमिलर ही आएंगे, लेकिन जो आपका 22 kV या 33 kV का साइड है उसमें वो बदलेगा, जो भी रहेगा उसके हिसाब से वो आएगा, बराबर। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। अभी देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 22 ये प्राइमरी साइड में और 11 kV सेकेंडरी साइड में, तो वोल्टेज इधर कम है सेकेंडरी साइड में, तो करंट देखो बढ़ गया, बराबर। तो सेकेंडरी साइड में करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, बराबर। ये लॉजिक, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक रिवीजन में ले रहा हूँ ऐसा समझो और अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अभी इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे हम डिस्कस करते हैं अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है। अभी देखो 10 MVA के लिए हमने कैलकुलेट किया, बराबर। तो 10 MVA का एग्जाम्पल लेके ही मैं आगे सब डिस्कस करता हूँ। बाकी के MVA के लिए आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो 10 MVA के लिए अगर मैंने अभी 22 kV साइड में देखा, 22 kV साइड में और 11 kV साइड में मेरा क्या करंट रहेगा, तो 22 kV मतलब प्राइमरी साइड में और 11 kV मतलब सेकेंडरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में मेरा क्या करंट रहेगा, तो सेकेंडरी में मेरा 525 एम्पियर तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। और आपका जो प्राइमरी साइड था उसमें आपका करंट कितना आ रहा था, तो प्राइमरी साइड में आप जो ड्रॉ करेंगे वो 525 डिवाइड बाई 2 रेशो है ना आपका, तो रेशो लगाओ और रेशो के हिसाब से आपका जो भी आंसर आता है उतना करंट आप 525 डिवाइडेड बाई 2 करो तो वो आएगा आपका 263 एम्पियर, बराबर। तो 263 एम्पियर तक मैं अभी इधर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो 22 kV साइड में अभी आपने जो करंट निकाला तो वो कैसे निकाला, आपका 10 MVA था तो 10,000 डिवाइड बाय √3 इंटू 22, तो 22 kV साइड में आपका 263 एम्पियर आ रहा है, बराबर है। और 11 kV साइड में 525 एम्पियर तक आप ले सकते, तो ये फुल लोड कैपेसिटी हो गया। अभी ये मेरा 22 kV फीडिंग था तो ये रीडिंग्स आ रहे थे, बराबर। अभी अगर मैंने फीडिंग बदला, मेरा प्राइमरी साइड मैंने किया 33 kV साइड का, 10 MVA रेटिंग वही है, रेटिंग मैंने चेंज नहीं किया इसी रेटिंग के लिए। और सेकेंडरी साइड है मेरा मतलब 11 kV साइड में, तो उसके लिए करंट क्या रहेगा और 33 kV साइड के लिए क्या रहेगा। तो देखो सेकेंडरी साइड का 11 kV साइड में आपका जो करंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, 525 एम्पियर ही रहेगा, बराबर। ट्रैफो साइड में मतलब यहाँ आप 525 एम्पियर तक ड्रॉ कर सकते। मतलब आपके पास अगर ये 5 फीडर है तो पांचों फीडर्स आप अगर 100 एम्पियर चलाते, 100 एम्पियर 100 तो 100 एम्पियर चलाते तो भी आपका 500 550 एम्पियर तक 525 एम्पियर तक आप ड्रॉ कर सकते। कोई फीडर 200 चल रहा है, कोई 20 एम्पियर चल रहा है, ये 100 चल रहा है, ऐसे सब डिवाइडेड रहेगा और टोटल उनका जो रीडिंग रहेगा फेजर समेशन वो 525 एम्पियर आपको ट्रैफो ब्रेकर में रिफ्लेक्ट होगा, बराबर। तो ये आपको मिलेगा। अभी हर एक बस जो रहता है 11 kV का उनको एक कैपेसिटर भी कनेक्ट रहता है, कैपेसिटर कनेक्ट रहता है एक ब्रेकर को। तो कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर मैनेज करता है, इसके ऊपर एक अलग ही लेक्चर में लूंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा वो, ठीक है। अभी 11 kV 525 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है तो 33 kV अभी यहाँ रेशियो आपका 3 बन जाएगा, तो 525 डिवाइड बाई 3 मतलब 175 एम्पियर में ड्रॉ करूंगा, बराबर। तो अभी देखो आपको फर्क यहाँ समझ में आ गया होगा। 22 का फीडिंग रहेगा, 22/11 kV का मेरा फीडिंग रहता है, तो इन दैट केस मेरा इनकमिंग साइड में अभी वही ट्रैफो साइड में, इस साइड में मुझे 525 एम्पियर करंट चाहिए, तो उसके लिए इनकमिंग साइड में 263 एम्पियर का करंट ड्रॉ करना पड़ रहा है, 263 एम्पियर का इस साइड में, तब मुझे इधर 525 एम्पियर मिल रहा है। लेकिन 33 kV फीडिंग अगर मैं बिठाता हूँ इस पावर ट्रांसफार्मर के लिए तो
इनकमिंग साइड में 175 एम्पियर रहेगा तो आउटगोइंग साइड में 525 रहेगा। मतलब इसी 525 एम्पियर मुझे अगर पाना है, मतलब 525 पे मेरा पावर ट्रांसफार्मर मुझे चलाना है, तो 22 केवी फीडिंग के लिए इधर वो कितना करंट खींच रहा है प्राइमरी में 263 एम्पियर, लेकिन 33 केवी अगर मैंने फीडिंग बदला तो वो कितना खींच रहा है, ओनली 175 एम्पियर। तो मुझे फायदा हो रहा है मेरे केबल के लिए अगर मैं 33 का फीडिंग इधर बैठाता हूँ। मतलब 33 केवी फीडिंग से अगर मैं मेरा अंडरग्राउंड केबल निकालता हूँ, मेरे पास अगर अवेलेबल है 33 केवी फीडिंग नज़दीक का IHV में, तो मैं वही लूँगा, 22 नहीं लूँगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो 22 का फीडिंग मुझे लेना पड़ेगा मेरे स्टेशन के लिए, लेकिन 22 का लूँगा तो मेरा जो केबल है वो ज़्यादा जा रहा है, 263 एम्पियर जा रहा है, लेकिन वही 33 केवी का फीडिंग ले रहा है, तो ये मेरा इनकमिंग केबल 175 एम्पियर जा रहा है। मतलब करंट यहाँ कम हो रहा है क्योंकि आपका वोल्टेज बढ़ रहा है। इधर 33 केवी फीडिंग रहेगा तो फीडिंग 33 केवी का वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम है इस साइड में। अभी 22 केवी मतलब वोल्टेज कम है तो ये करंट बढ़ गया, 263 एम्पियर हो गया। लेकिन हमें केबल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है क्योंकि केबल आपकी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 300 की केबल रहती है, 300 स्क्वायर mm की, तो वो 240 एम्पियर तक ड्रॉ कर सकती है। ये दोनों केबल आपको देखना है, XLP केबल है दोनों जो अंडरग्राउंड में यूज करते। तो 300 की केबल अगर मैंने लिया 300 स्क्वायर mm की, तो मैं 240 एम्पियर ही ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके 80% लिमिट है 240 एम्पियर, और 400 का जो केबल है उसका 80% लिमिट है 272 एम्पियर। तो उतना ही एम्पियर में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये देखो 263 एम्पियर ड्रॉ करना है अगर 22 केवी फीडिंग है। अगर मुझे ट्रांसफार्मर फुल लोड पे चलाना है तो फिर मुझे केबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये वाली मैं कभी सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी 400 स्क्वायर mm की। लेकिन अगर 33 केवी का मैं पावर ट्रांसफार्मर मतलब 33 केवी फीडिंग लेता हूँ मेरे पास, और 33/11 का अगर बिठाता हूँ 10 MVA, तो 175 एम्पियर ही खींच रहा है इधर। तो फिर मैं ये वाला भी केबल डाल सकता हूँ उधर 300 स्क्वायर mm का। तो देखो आपको वो सोचना है कि आपके हिसाब से आपको क्या कन्वीनियंट है। आपको केबल की तरफ देखना है कि पावर ट्रांसफार्मर की तरफ देखना है, आपको केबल की तरफ देखना है कि फीडिंग की तरफ देखना है। अगर मुझे केबल से करंट कम गुजारना है मेरा, तो मुझे फीडिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 33 केवी फीडिंग रहेगी तो मेरा फायदा होगा। अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेगी, कम करंट जाएगा तो फॉल्ट भी कम आएगा, बराबर। ज़्यादा करंट जाएगा तो फॉल्ट भी ज़्यादा आएगा। तो 33 केवी फीडिंग मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू 22 केवी फीडिंग, यही मुझे बताना है। लेकिन मेरे पास 33 केवी फीडिंग नज़दीक अवेलेबल नहीं है और किसी दूसरी यूटिलिटी से मैं एक फीडिंग ले रहा हूँ 22 केवी का, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे लेना ही पड़ रहा है वो, बराबर। तो ये जो कैलकुलेशंस है ना वो ऐसे देखे जाते। पावर ट्रांसफार्मर मुझे बिठाना है तो फिर मैं क्या करूँ, कैसे मैं सोचूँ, किसके बारे में मैं सोचूँ, ये सब मुझे देखना पड़ता है और उसके हिसाब से पावर ट्रांसफार्मर बिठाना पड़ता है। ये पावर ट्रांसफार्मर बिठाना मतलब मजाक का काम नहीं है, बराबर। ये तो आप समझ गए होंगे। अभी देखो ये तो अभी 525 एम्पियर ये मेरा सेकेंडरी साइड है, ये पावर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी 525 एम्पियर मेरा ले रहा है। तो 525 एम्पियर के हिसाब से मेरा शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा। अगर मेरा ये फीडर ट्रिप होता है, इस फीडर पे फॉल्ट है, सपोज फॉल्ट है, तो ये फीडर के एकदम नज़दीक अगर फॉल्ट है, इस बस के नज़दीक मतलब ट्रांसफार्मर के एकदम पास ही फॉल्ट है, तो फिर जितना आपका पावर ट्रांसफार्मर लोडेड रहेगा उसके हिसाब से उसका शॉर्ट सर्किट करंट वो पावर ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेगा। तो 10 MVA का मेरा पावर ट्रांसफार्मर है जो मेरा 525 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है उसके सेकेंडरी साइड में, और उसका जो परसेंटेज इंपीडेंस ड्रॉप है वो है 8%। तो 8% का ड्रॉप है तो 525 डिवाइड बाय 0.08, ये इतना शॉर्ट सर्किट करंट इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जाएगा अगर कोई फॉल्ट आता है तो कितना जाएगा, ये आ रहा है मेरा 6562.5 एम्पियर। इसका मतलब 6.5 किलो एम्पियर इतना बड़ा करंट मेरा इस ट्रैफो ब्रेकर से जाएगा अगर कोई फॉल्ट आएगा तो देखो आपका पावर ट्रांसफार्मर 525 एम्पियर तक ही ले सकता है सेकेंडरी साइड में, लेकिन कोई फॉल्ट आता है एकदम नज़दीक ट्रांसफार्मर के तो आपका 6.5 किलो एम्पियर करंट उस ट्रांसफार्मर से गुजरने वाला है, क्योंकि फॉल्ट तो फीड होगा
होगा उधर, अगर ये फीडर के आगे फॉल्ट है तो ये फीडर ट्रिप होगा, लेकिन मोमेंटरी फीडर ट्रिप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड का कुछ तो टाइम लगता है। उस टाइम में वो जो आपका टाइम इंस्टेंट रहेगा कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का, तो उसमें आपका 6.5 किलो एम्पेयर का इतना बड़ा हेवी करंट इस ट्रांसफॉर्मर से गुजरने वाला है। तो इधर इस साइड में 6.5 किलो एम्पेयर गुजरने वाला है, तो 22 केवी साइड में 6.5 किलो एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 इतना करंट गुजरेगा, और 33 केवी रहेगा तो 6.5 किलो एम्पेयर डिवाइड बाय 3 उतना किलो एम्पेयर इसमें इधर इस केबल से भी गुजरेगा। तो देखो इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट करंट कुछ मोमेंटरी आपका टाइम ड्यूरेशन के लिए फ्लो होने वाला है, तो वो भी आपको सोचना पड़ता है। इसके लिए ये इम्पीडेंस ड्रॉप दिया हुआ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको ये देखना चाहिए। ये जो एपिसोड है ये मैंने एक अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट आपका ट्रांसफॉर्मर कुछ मोमेंटरी इंस्टेंट के लिए ड्रॉ करने वाला है, जब तक आपका कोई ब्रेकर ट्रिप नहीं होता। थोड़ा तो टाइम लगता ही है, रिले को रिले आपका सेंस करता है फॉल्ट, बाद में ब्रेकर ट्रिप करता है, तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए इतना बड़ा हेवी करंट भी अगर फ्लो करता है ना ट्रांसफॉर्मर में, तो ट्रांसफॉर्मर का लाइफ डिग्रेड होता जा रहा है। जितने फॉल्ट आते उतना उसका लाइफ डिग्रेड भी हो सकता है, तो वो भी बात जरूरी है। और वो ट्रांसफॉर्मर का तो जाने दो, आपका केबल से भी उतना, अंडरग्राउंड केबल से भी उतना शॉर्ट सर्किट करंट कुछ माइक्रो सेकंड के लिए गुजर रहा है, तो वो जो केबल है उसका लाइफ तो रिड्यूस होता ही है। ट्रांसफॉर्मर में आपका कॉपर वाइंडिंग है, तगड़ा ट्रांसफॉर्मर है, इतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना केबल में आएगा। ये जो अंडरग्राउंड केबल है ना, यहाँ से गुजर रहा है, और आगे ऊपर जो मेरा ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट है उधर भी गुजर रहा है, तो इसलिए पिकअप आता है, एक पिकअप जैसा आएगा, और आपका फीडर ट्रिप होता है बाद में, बराबर। तो उतना हेवी करंट वहां से गुजर रहा है, इसको हम बोलते हैं कि पिकअप आया मेरे ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरा बहुत ही नज़दीक फॉल्ट है तो फिर इतना करंट जाएगा। अगर ये फीडर मेरा बहुत बड़ा है, 1 या 2 किलोमीटर का फीडर है, और 2 किलोमीटर पे फॉल्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा दूर फॉल्ट आ रहा है, तो जितना दूर आएगा उतना कम करंट इसमें से गुजरेगा। मतलब अगर बहुत दूर फॉल्ट आता है इस फीडर का, तो फिर क्या होगा, इस ट्राफो ब्रेकर में करंट आने तक उसका टाइम, मतलब आपका जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना बीच में इम्पीडेंस भी आएगा, तो उतना ड्रॉप भी आएगा। तो इम्पीडेंस बीच में आ रहा है, इसके लिए ट्राफो ब्रेकर में से थोड़ा कम करंट जाएगा, तो तब वो 4 किलो एम्पेयर रहेगा, 5 किलो एम्पेयर रहेगा, ऐसा हम मान सकते। लेकिन अगर बहुत ही नज़दीक फॉल्ट हो रहा है इधर, तो फिर 11 केवी ट्राफो ब्रेकर में फुल लोड के हिसाब से इतना करंट जाएगा, 6.5 किलो एम्पेयर। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 525 कैरी नहीं कर रहा है, थोड़ा कम कैरी कर रहा है, 400 एम्पियर, 300 आरपीएम, तो उसके हिसाब से ये शॉर्ट सर्किट करंट जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर का लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है उसके हिसाब से वो शॉर्ट सर्किट करंट गुजरेगा। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।